हेलो दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हमने रेगुलेटिंग एक्ट और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने बंदोबस्त कानून को देख लिया था। बंदोबस्त कानून के बाद हम आज देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को और आगे के कुछ और अधिनियम को आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, विशेषताओं को हम देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य चल रहे थे उनको पृथक पृथक करता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग करता है। राजनीतिक कार्य अब कोई और बॉडी करेगी, वाणिज्यिक कार्य अब कोई और बॉडी करेगी। जैसे मैं अगर बात करूं, जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक मामले का अधीक्षण करने वाला था, यानी कि निदेशक मंडल व्यापारिक मामले को देखने वाला था। और एक नया निकाय बनाया गया, नया निकाय जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और जो राजनीतिक मामले थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखने थे। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं और उसके जो वाणिज्यिक कार्य हैं इनको पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले कंपनी ही राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कार्य देख रही थी। अब जो राजनीतिक कार्य हैं वो कौन देखेगा? एक नया संगठन, एक नई बॉडी बनाई गई है, एक नया निकाय बनाया गया है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले देखेगा, वाणिज्यिक मामले जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग कार्य कर दिए गए। एक नया निकाय बना दिया गया जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, यानी कि दो बॉडीज़ काम कर रही है। इस वजह से इस प्रकार के शासन को द्वैध शासन कहा जा रहा है। तो द्वैध शासन व्यवस्था का जो है आरंभ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और साथ में साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, उसको कुछ शक्ति दी गई, पावर दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित जो भारत है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोगों का राज है वहाँ के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व की जो गतिविधियाँ हैं उनका अधीक्षण या उन पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये काम नहीं था। ठीक है, तो नई बॉडी सामने आती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो कहाँ से आती है? पिट्स इंडिया एक्ट से आती है। पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन भी प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं और कंपनी के जो कार्य थे उनका भी पृथकीकरण यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, यानी कि अलग अलग कर दिया जाता है कंपनी के कार्यों को। कौन कौन से कार्य हैं? उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम पे चलते हैं। 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम कुछ नहीं है, बस जो समय के जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने क्या कहा था कि मैं गवर्नर जनरल तब बनूंगा जब मेरी दो शर्तें मान ली जाए। कौन कौन सी शर्तें? कि विशेष मामलों में जो कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिस पर मैं क्या करूँगा, जो मेरी काउंसिल है उसके निर्णयों को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अधिभावी पावर। ठीक है, यानी काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानने की जो शक्ति है उसे अधिभावी शक्ति कहते हैं। और यह अधिभावी शक्ति कॉर्नवालिस को चाहिए थी, तब वो गवर्नर जनरल बन के भारत आने वाला था। ठीक है, तो एक शर्त तो उसकी ये वाली थी। दूसरी शर्त ये थी कि उसे सेनापति भी बनाया जाए। ठीक है, कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, इसका पद उसे मिले, सेनापति से बनाया जाए गवर्नर जनरल को ही। तो ये दो शर्तें थी। इन दोनों शर्तों को उन्होंने एक नया संशोधन अधिनियम पारित करके 1786 का एक नया अधिनियम ला करके इन शर्तों को उसमें शामिल कर लिया और उसी को हम 1786 का अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषताएँ रही है कि जो अधिभावी शक्ति मैंने अभी आपको बताई है कि काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानने की जो शक्ति है वो अधिभावी शक्ति है। और वह शक्ति जो है भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों, पहले तो सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए थी क्योंकि कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी कि मैं गवर्नर जनरल तब बनूंगा जब मुझे इस तरीके की शक्ति मिलेगी। तो वही शक्ति जो अधिभावी पावर है वह सब भविष्य के सभी गवर्नर लोगों के लिए लागू कर दी गई 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये तो बात हुई गवर्नर जनरल की। अब चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि ठीक है, गवर्नर जनरल तो नहीं मानेगा काउंसिल की बात को, लेकिन गवर्नर भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नर कहाँ पे कार्यरत थे? प्रांतों में। तो प्रांतों की जो काउंसिल थी उसके निर्णय गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो काउंसिल थी प्रांतों में भी, तो वो भी ऐसा कर सकता है कि उसके पास भी अधिभावी पावर अब आ जाएगी, यानी कि विस्तार कर दिया अधिभावी पावर का। दूसरी विशेषता यह थी कि भारत पर जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। मतलब व्यापारिक एकाधिकार मतलब सिर्फ कंपनी ही भारत पर व्यापार करेगी, उसका ही इकलौता अधिकार होगा। तो इस सीमा को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया।
नेक्स्ट जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति, उसको क्या, कमांडर इन चीफ वही बन सकता था जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य होता था, यानी ये अनिवार्यता थी। यानी कि अगर आपको कमांडर इन चीफ बनना है, सेनापति बनना है, तो आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं बन सकते। तो इस तरीके की अनिवार्यता को अब 1793 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चौथी विशेषता ये थी कि जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य कर्मचारी थे, जो अभी अभी ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बनी थी, तो उन सदस्य कर्मचारियों का जो वेतन या भुगतान देना था वो भारतीय राजस्व से अब देना पड़ेगा। पहले ब्रिटेन में से उनको मिलता था, अब भारतीय राजस्व से मिलेगा, यानी कि भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा खर्चा पानी चलेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का 1813 का चार्टर कानून। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि इसकी जो विशेषताएँ हैं आप देखिए कि जो व्यापारिक एकाधिकार की जो मैंने अभी बात करी थी, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, उसको समाप्त कर दिया गया है इससे 1813 के चार्टर कानून से। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया, लेकिन पूर्णतः नहीं किया। चाय और चीन, इन दोनों पर, यानी कि चाय का जो व्यापार है और चीन देश पर जो व्यापार है, इन दोनों पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार रहेगा। ठीक है। दूसरी विशेषता ये थी कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, वो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आने के लिए व्याकुल हो रही थी काफ़ी सालों से, तो उनको भारत आने की अनुमति मिल गई। ठीक है, आप प्रचार प्रसार कर लीजिए भारत में जा कर के। नेक्स्ट विशेषता ये थी कि जो भारत में जहाँ पर ब्रिटिश इलाका था, वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का वो प्रचार प्रसार की व्यवस्था अब 1813 के चार्टर के कानून के अंतर्गत ये सब प्रावधान किया गया कि अब आप ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगली विशेषता यह थी कि जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकारें भी अब क्या लगा सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं। उनको ऐसा अधिकार दे दिया गया और टैक्स नहीं देने वालों के लिए दंड देने की व्यवस्था भी उन्होंने की। ठीक है, तो ये 1813 का चार्टर कानून था। आज हमने महत्वपूर्ण जो कानून थे उनका अध्ययन किया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जो कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है केंद्रीकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, केंद्रीकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है 1833 का अधिनियम। इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।